नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूपीएससी एथिक्स की क्लासेज में। लास्ट क्लास में हमने विकासवाद यानी एवोल्यूशनिज्म का सिद्धांत हमने पढ़ा, जिसमें प्रमुख तौर पर हर्बर्ट स्पेंसर के विचारों को हमने जाना। आज हम उससे आगे बढ़ते हुए अगले विचार की तरफ बढ़ते हैं और हमारा अगला विचार है आत्मपूर्णतावाद या परफेक्शनिज्म। आत्मपूर्णतावाद का जो विचार है ये प्रमुख तौर पर जो जुड़ता है वो तो हीगल से जुड़ता है, लेकिन इसके जो तार जो जुड़े हुए हैं, इसके तार किससे जुड़े हुए हैं? उससे सीढ़ी से ही जुड़े हुए हैं, यानी कि चार्ल्स डार्विन से ही जुड़े हुए हैं। चार्ल्स डार्विन से ही जुड़े हुए हैं। तो बेसिकली चार्ल्स डार्विन ने क्या सिद्धांत दिया? जैविक विकासवाद का सिद्धांत दिया, यानी कि बायोलॉजिकल एवोल्यूशन का इन्होंने सिद्धांत दिया। इसका सिद्धांत दिया, जैविक विकासवाद का सिद्धांत दिया। अब इन्होंने जैविक विकासवाद का जो सिद्धांत जो दिया, तो इन्होंने ये कहा कि भाई जो मानव जो है वो क्या है, अन्य जानवरों की तरह ही है और अन्य जानवरों की तरह ही उसका क्रमिक विकास हुआ है और क्रमिक विकास होने के बाद ही वो क्या बना है? मानव बना है। अन्यथा वो भी अन्य जानवरों की तरह वो भी पशु ही था, वो भी जानवर ही था। अब से पहले, चार्ल्स डार्विन से पहले, मानव को ईश्वर पुत्र समझा जाता था कि भाई ईश्वर मानव से इतना प्रेम करता है कि ईश्वर ने मानव को अपने जैसा बनाया है और मानव शुरू से ऐसा ही था। अब चार्ल्स डार्विन ने मानव की सारी इमेज खराब कर दी। उसने कहा कि नहीं, मानव शुरू से ऐसा नहीं था, वो तो पहले बंदर था और वो उससे भी पहले जो है वो और कुछ था। और उसने ऐसे करते करते कह दिया कि इसके तो जो असली जो बाप है इसका, मानव का, वो अमीबा है, एक कोषीय जीव है। तो बेसिकली इस विचार के विरोध में, इस विचार की प्रतिक्रिया में, यानी कि जैविक विकासवाद की प्रतिक्रिया में एक नया विचार पनपा और उसी विचार को क्या कहते हैं? आत्मपूर्णतावाद या परफेक्शनिज्म कहते हैं। आत्मपूर्णतावाद का विचार यह कहता है कि चाहे व्यक्ति हो चाहे समाज हो, वो निरंतर प्रगति कर रहे हैं, वो निरंतर नैतिक रूप से और आध्यात्मिक रूप से पूर्णता की ओर बढ़ रहे हैं और उनमें बढ़ने की क्या है? क्षमता है। ठीक है। और देखो, हो सकता है कि जो उन्होंने ये माना, आत्मपूर्णतावाद के विचारकों ने ये माना कि चार्ल्स डार्विन ने जो जैविक विकासवाद का जो सिद्धांत दिया, हो सकता है कि यह जीव विज्ञान के क्षेत्र में एकदम सही हो, लेकिन नैतिकता के क्षेत्र में उन्होंने इसको, जैविक विकासवाद के सिद्धांत को सही नहीं माना और इसकी प्रतिक्रिया के रूप में उन्होंने इस सिद्धांत दिया। तो बेसिकली आत्मपूर्णतावाद क्या कहता है? आत्मपूर्णतावाद नैतिक और आध्यात्मिक प्रगति पर जोर देता है और वो ये कहता है कि मानव अपने आप को नैतिक रूप से श्रेष्ठ बना सकता है, कि मनुष्य अभी श्रेष्ठ है नहीं, ना नैतिक रूप से और ना आध्यात्मिक रूप से, पर वो स्वयं को श्रेष्ठ बना सकता है। और वो स्वयं को श्रेष्ठ कैसे बना सकता है? अपनी इच्छा शक्ति से, अपनी ज्ञान से, अपनी बौद्धिकता से, अपनी नैतिकता से। यदि हमें इस सिद्धांत की जड़ देखनी हो, इस सिद्धांत की शुरुआत यदि हमें देखनी हो, तो हम प्राचीन ग्रीक दर्शन में इसकी जड़ देख सकते हैं, भारतीय वेदों में, उपनिषदों में इसकी जड़ देख सकते हैं, गांधी जी की नैतिकता में भी ये दिखाई देता है। गांधी जी तो आधुनिक काल के हैं, लेकिन गीता में भी इसकी जड़ दिखाई देती है और बौद्ध और महावीर स्वामी के दर्शन में भी इसकी जड़ जो है वो दिखाई देती है। तो इसकी जो जड़ जो है वो हम देखें तो प्राचीन ग्रीक दर्शन से यदि आप देख सकते हो, तो प्राचीन ग्रीक दर्शन में एक शब्द चलता था जिसको कहते हैं यूडेमोनिया। जिसको हम क्या कहते हैं? यूडेमोनिया। ये प्राचीन ग्रीक दर्शन में चलता था और यूडेमोनिया का जो अर्थ था, ठीक है, वो क्या था? आनंद की प्राप्ति, फ्लोरिशिंग, स्वयं को पूर्णता को प्राप्त करना। देखिए, प्राचीन ग्रीक दर्शन में 3 सबसे बड़े दार्शनिक हुए। सबसे पहले सुकरात हुए, सुकरात के शिष्य प्लेटो हुए और प्लेटो के शिष्य हुए अरस्तु। तो कौन हुए? सबसे पहले हुए सुकरात, सुकरात के बाद आए प्लेटो और प्लेटो के बाद कौन आए? अरस्तु। जो सुकरात है, सुकरात का एक कथन बहुत फेमस हुआ। एक तो यह है कि भाई मैं बस इतना जानता हूं कि मैं कुछ नहीं जानता, एक नॉलेज इज वर्च्यू है। एक इनका एक शब्द ये भी था कि भाई स्वयं को जाना भी था। इसके अलावा एक शब्द और था स्वयं को जानो के अलावा,
जो कि यूपीएससी में भी जिस पर प्रश्न आया हुआ है, यूपीएससी में जिस पर प्रश्न आया हुआ है, वो कथन क्या है? वो कथन है कि एन अनएग्जामिन्ड लाइफ इज नॉट वर्थ लिविंग। एन अनएग्जामिन्ड लाइफ इज नॉट वर्थ लिविंग, यानी कि अपरीक्षित जीवन जीने योग्य नहीं होता। अपरीक्षित जीवन, अपरीक्षित जीवन जीने योग्य नहीं होता, जीने योग्य नहीं होता। An unexamined life is not worth living। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये कह रहे हैं कि भाई जो हमारी जीवन है ना, उसकी समीक्षा होती रहनी चाहिए। जब तक हम अपने जीवन का, अपने जीवन में आने वाली चुनौतियों का, हम अपने जीवन के जीवन जीने के तरीकों का, अपनी नैतिकता का, अपने मूल्यों का जब तक हम विश्लेषण नहीं करेंगे, जब तक हम उनकी समीक्षा नहीं करेंगे, तब तक हम कैसे आगे बढ़ेंगे? कबीरदास जी का दोहा है ना कि निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बना निर्मल करे सवाए। कि यदि निंदा करने वाले पास हो तो आदमी हमेशा अपने आप को बेहतर करता रहता है। ऐसे ही वो कह रहे हैं कि स्वयं की समीक्षा करते रहो और अपनी जीवन को और बेहतर बनाओ, और बेहतर बनाओ। और आत्म समीक्षा के माध्यम से तुम नैतिक प्रगति भी कर सकते हो और आध्यात्मिक प्रगति भी कर सकते हो। ये बात कौन कह रहे हैं? सुकरात कह रहे हैं। फिर जब सुकरात के बाद जब प्लेटो आए और प्लेटो ने अपनी जो पुस्तक लिखी रिपब्लिक, उसमें न्याय की बात कही, और उन्होंने किसकी बात कही? सद्गुणों की पूर्णता की बात कही। किसकी बात? भाई आपको पता ही है कि जो प्राचीन ग्रीक दर्शन है वो वर्च्यू एथिक्स की बात कहता है। तो ये क्या कहता है? सद्गुणों की पूर्णता पर ध्यान देता है कि भाई सद्गुण होने चाहिए और व्यक्ति में। हालांकि प्लेटो ने 4 सद्गुणों की बात की थी। कितने सद्गुणों की बात की थी? 4। और उन्होंने कहा कि सद्गुणों की पूर्णता होनी चाहिए। ये चारों सद्गुण जब व्यक्ति में आते हैं तो व्यक्ति पूर्ण हो जाता है। फिर उसके बाद प्लेटो का शिष्य अरस्तु आया और अरस्तु ने यह कहा कि मानव जीवन का जो परम उद्देश्य है वो क्या है? यूडेमोनिया को प्राप्त करना। कि यूडेमोनिया क्या है? मानव जीवन का परम उद्देश्य है। मानव जीवन का परम उद्देश्य। यूडेमोनिया क्या है? मानव जीवन का परम उद्देश्य है। और यह बात कौन कह रहा है? अरस्तु कह रहा है। और यूडेमोनिया का मतलब क्या है? यूडेमोनिया का मतलब होता है फ्लोरिशिंग, यानी कि संपूर्ण विकास। फ्लोरिश करते हैं ना, फ्लोरिशिंग करना है, इनकी पूरी तरीके से फैल जाना। यह तर्क के द्वारा आता है। और यह यूडेमोनिया की प्राप्ति कैसे होती है अरस्तु के अनुसार? तर्क के द्वारा। कैसे प्राप्ति होगी? तर्क के द्वारा, सद्गुणों के द्वारा। जब व्यक्ति के अंदर क्या आएंगे? सद्गुण आएंगे, तो तर्कों के द्वारा आएगा, सद्गुणों के द्वारा आएगा और क्षमताओं को बढ़ाने के माध्यम से आएगा। क्षमता वृद्धि। और क्षमता वृद्धि कैसे हो सकती है? ज्ञान से। तो बेसिकली मानव का संपूर्ण विकास ही क्या है, या सर्वोत्तम विकास ही क्या है? यूडेमोनिया है। और यूडेमोनिया कैसा जीवन है? जो कि तर्कों पर आधारित है, जो कि नैतिक सद्गुणों पर आधारित है। जब व्यक्ति अपने भीतर नैतिकता का विकास करता है, सद्गुणों का विकास कर सकता है। जिस व्यक्ति में सद्गुण होंगे वही सही और गलत का अंतर कर सकता है ना। जिसके पास विवेक नहीं है, आखिर वो सही और गलत में निर्णय कैसे ले सकता है? भाई सही और गलत में निर्णय लेने के लिए विवेक का होना आवश्यक है ना। जिसके पास विवेक की ही नहीं है, जिसके पास तर्क की तराजू ही नहीं है, जिसके पास तर्क उपलब्ध है ही नहीं, वो कैसे सही और गलत में अंतर कर सकता है? ठीक है। तो सही और गलत में अंतर करने वाला, ये गीता में भी ये बात कहा गया है। गीता में भी ये बात कही गई है कि जिसके पास बुद्धि ही नहीं है वो व्यक्ति तो सही और गलत में अंतर कर ही नहीं सकता। क्योंकि अज्ञान जो होता है ना, वो हमारी बुद्धि को ढक लेता है। और अज्ञानी व्यक्ति कभी भी सही और गलत में अंतर नहीं कर सकता। उसे नहीं पता कि क्या काम सही है और क्या काम गलत है, इसीलिए वो दिन रात भ्रष्टाचार करता रहता है। इसीलिए वो दिन और रात अपने स्वार्थ के हित में लगा रहता है। इसीलिए वो अपने स्वार्थ के हित के लिए समाज का भी नुकसान करता है। इसीलिए वो अपने फायदे के लिए दूसरे लोगों का भी नुकसान करने से नहीं चूकता है। क्यों नहीं चूकता है? क्योंकि उसे सही और गलत का भेद ही नहीं पता है।
कुछ लोगों को पता होता है, लेकिन वो अज्ञान के अपने स्वार्थ के हित में इतना ज्यादा छिप जाता है कि उसे अपने स्वार्थ से आगे दिखता नहीं। और जे.एस. मिल ऐसे लोगों को सूअर की उपाधि देते हैं। जे.एस. मिल कहते हैं कि जो व्यक्ति दिन और रात केवल निजी हित में लगा हुआ है, निजी हित के लिए वो समाज का भी नुकसान कर रहा है, निजी हित के लिए वो आसपास के दूसरे लोगों का भी नुकसान करने से नहीं चूक रहा है, और उसे केवल अपने निजी स्वार्थ के अलावा कुछ दिखाई ही नहीं देता है, तो ऐसा व्यक्ति सूअर की तरह है। उनका कथन है कि भाई संतुष्ट सूअर होने से अच्छा है असंतुष्ट मनुष्य होना। क्यों? क्योंकि सूअर क्या करता है? सूअर के पास सारे सुख हैं। उससे पूछो तेरी जीवन कैसा चल रहा है? बहुत शानदार चल रहा है। भाई देखो, व्यक्ति को देखो ना, एक भाई पशु है, पशु केवल अपने स्वार्थ की सोचता है। यदि मानव भी दिन और रात केवल अपने स्वार्थ की सोचेगा, समाज के बेहतरी के बारे में सोचेगा नहीं, उल्टा समाज को नुकसान करेगा, तो वो फिर मानव कैसे हुआ? वो तो फिर बिना सींग और बिना पूंछ वाला पशु है, सूअर है वो, सूअर। सूअर कह लो, कोई सा भी जानवर कह लो, मैं नहीं कह रहा है तो मिल कह रहा है। तो भाई यही बात आत्मपूर्णतावाद भी ये कह रहा है कि भाई व्यक्ति को क्या करना है? ज्ञान का अर्जन करना है, तर्क का अपने का विकास करना है, सद्गुणों का विकास करना है। और जब तर्क का, सद्गुण का, ज्ञान का विकास कर लेगा, तब वो सही और गलत में अंतर कर पाएगा। और जब वो सही और गलत में अंतर कर पाएगा, भाई जब तक आपकी विवेकशीलता पूरी तरह विकसित नहीं हुई है, जब तक आपके अंदर सद्गुणों का विकास नहीं हुआ है, तब तक आप मानव बने ही नहीं। आखिर मानव बनने की कसौटी है क्या? मानव बनने की कसौटी यही है कि खाना पीना। जैसे खाना पीना, बहुत से लोग होते हैं जिनको ये लगता है कि भाई मैंने पढ़ाई की, पढ़ाई करने के बाद मुझे एक रोजगार मिल गया, अब मेरा जीवन बस रोजगार में ही रहना है। फिर वो व्यक्ति दिन और रात निजी हित में लगा हुआ है, निजी स्वार्थ में लगा हुआ है, अपने फायदे के लिए किसी का भी नुकसान कर रहा है। उसके अंदर सच्चाई है ही नहीं, सत्यता उसके अंदर है ही नहीं, सद्भाव उसके अंदर है ही नहीं, भाईचारा उसके अंदर है नहीं, करुणा उसके अंदर है नहीं, दया उसके अंदर है नहीं। और ऐसा व्यक्ति अपने आप को मानव कहे। अब वो कहने को तो कह सकता है कि भाई मैं मानव हूं, लेकिन सचमुच में वो एक दानव है। मतलब दानव भी नहीं, वो तो एक पशु है, क्योंकि दानव भी अपने दानव समाज के हित की बात करेगा। लेकिन पशु, आपने कभी देखा है कि कोई सुअर जो है वो दूसरे सुअरों के लिए आवाज उठा रहा हो? कोई जो डॉगी है वो दूसरे डॉगियों के लिए भी आवाज उठा रहा है कि भाई घरों में जो अमीर घरों में मान लो, या किसी भी घर में जो पालतू जो कुत्ते हैं, वो दूसरे कुत्तों के लिए भी आवाज उठा रहे हैं। या जो पालतू कुत्ता है जिसको कैद करके रखा गया है, तो जो आजाद जो कुत्ते हैं जो गलियों में घूम रहे हैं, वो उनकी आजादी के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं कि नहीं, कुत्तों को आजादी दो, आजादी दो। नहीं लड़ रहे ना, ये मानव ही कर सकता है। भाई भगत सिंह को सबको आजादी दिलाने की क्या जरूरत है? महात्मा गांधी को क्या जरूरत है सबके लिए आजादी की लड़ाई लड़ने के लिए? ये तो कुछ नाम है जिनको हम जानते हैं, बहुत से ऐसे नाम भी हैं जिनको हम नहीं जानते। जैसे कि सूर्य कुमार सेन थे, सूर्य सेन। और जिन्होंने क्या किया, वो बंगाल में चटगांव में जो उन्होंने शस्त्रागार पे हमला करके और उसको चटगांव को आजाद कराने की कोशिश की। उनके साथ में किशोर थे, उन किशोरों के नाम आज की डेट में कितने लोगों को याद है? कितने सारे ऐसे क्रांतिकारी होंगे ना जिनको आजादी चाहिए थी, अपने लिए नहीं चाहिए थी, सबके लिए चाहिए थी। भाई आजाद हिंद फौज में कितने सैनिक थे, है ना? उसमें सुभाष चंद्र बोस को ले लो, रास बिहारी बोस को ले लो, कैप्टन मोहन सिंह को ले लो, लक्ष्मी कुमारी सहगल को ले लो। इन 4-5 के अलावा किनको उनके नाम याद है बाकियों के? लेकिन उनको देश की आजादी चाहिए थी, क्योंकि वो मानव थे। बाकी पशु तो अपना सोचते हैं, अपना हित करते हैं और अपने स्वार्थ की हित में ही लगे रहते हैं दोनों रात। उन्हें अपने स्वार्थ से आगे कुछ दिखता ही नहीं है। तो मानव में और पशुओं में यह अंतर है, ये मिल कहते हैं। और यही बात आत्मपूर्णतावाद के विचारक भी इसी बात को कह रहे हैं। तो आत्मपूर्णतावाद का विचार मिला आपको, तो कहां मिल गया? ये प्राचीन ग्रीक दर्शन में मिला। यदि हम इसकी वर्तमान में यदि हम बात करें, यदि हम वर्तमान का मतलब समकालीन कह लो, या 18वीं 19वीं सदी में जब आत्मपूर्णतावाद का विचार आया, तो कई यूरोप में ऐसे विचारक हुए जिन्होंने इसको समर्थन प्राप्त किया और जैविक विकासवाद के विरुद्ध में खड़े हुए। इनमें सबसे बड़ा जो नाम जो आता है वो किसका आता है? हीगल का आता है। किसका आता है? हीगेल कह लो चाहे हीगल कह लो, कुछ भी कह लो, हीगल कहने का विचार है वैसे। तो हीगल आ गया। हीगल के बाद में कौन आए? टी.एच. ग्रीन। कौन आ गए? टी.एच. ग्रीन। और ग्रीन के साथ में एक और आते हैं जो कहते हैं ब्रैडले। क्या लेना है आपको? ब्रेड। तो कौन आता है? ब्रैडले। और इन्होंने क्या किया, जो यूरेनिज्म के जो नए जो सिद्धांत हैं उनको नए सिरे से
जो है वो प्रस्तुत किया। इनके साथ में 3 और विचारक हैं, उनके भी नाम लिख लो आप, ठीक ही रहेगा। ठीक है, क्योंकि यूपीएससी क्या है कि कई बार विचारकों के विचार पूछ लेती है, कई बार नाम बिना नाम के पूछती है, कई बार नाम देकर के भी पूछ लेती है। तो इसी में ही फिट्टे का नाम आप लिख सकते हो, शेलिंग का नाम आप लिख सकते हो, और बोसांके का नाम भी आप लिख सकते हो। तो ये सारे के सारे समर्थक किसके हैं? आत्मपूर्णतावाद के समर्थक हैं। इसके अलावा मैंने आपको भारत में बताया ही था, भारत में वेदों में भी दिखता है, उपनिषदों में भी इसके जो विचार है वो दिखते हैं, गीता में भी आत्मपूर्णतावाद के विचार दिखते हैं, क्योंकि इसमें 3 प्रकार के योग की बात कही गई है ना, 3 प्रकार, जैसे भक्ति पे, कर्म पे, ठीक है, बल दिया गया है। और इसके अलावा आप महात्मा गांधी जी की जो नीति मीमांसा है, एम के गांधी जी की जो नीति मीमांसा है, ठीक है, वो भी इसके ज्यादा काफी निकट है। बौद्ध दर्शन भी, जैन दर्शन भी इसके प्रमुख निकट है। अब हम आत्मपूर्णतावाद के कुछ प्रमुख विचार देख लेते हैं कि भाई आत्मपूर्णतावाद के प्रमुख विचार कौन कौन से हैं। देखिए, हम इनमें से किसी को नहीं पढ़ेंगे, केवल हीगल को पढ़ेंगे, और हीगल को बिल्कुल अलग से पढ़ेंगे पूरी तरीके से। यह आत्मपूर्णतावाद के सबसे बड़े समर्थकों में से। अभी हम आत्मपूर्णतावाद को हम देख लिया क्या है, आत्मपूर्णतावाद के प्रमुख समर्थक क्या हैं, आत्मपूर्णतावाद का विचार कहां से पैदा हुआ, विचारों में समानता किन किन से इसकी मिलती है, और अब आत्मपूर्णतावाद के प्रमुख विचार कौन कौन से, उन प्रमुख विचारों को देख लेंगे, फिर इसका मूल्यांकन कर लेंगे, और आधुनिक जितने भी काम हो रहे हैं वहां कहां कहां आत्मपूर्णतावाद हमें दिखाई दे रहा है वो भी हम देख लेंगे। तो इतने में हमारा आत्मपूर्णतावाद यूपीएससी एथिक्स के लिए पूरा हो जाएगा। फिलॉसफी के लिए तो पूरा नहीं होता है, बट हाँ, यूपीएससी एथिक्स के लिए ये पूरा हो जाएगा। चलिए, तो प्रमुख विचार हम देख लेते हैं, और प्रमुख विचार में इसका सबसे पहला विचार क्या है, जो मैंने आपको सबसे पहले ही बताया था कि भाई इन्होंने किसका विरोध किया है? जैविक विकासवाद का विरोध किया है, बायोलॉजिकल एवोल्यूशन का इन्होंने विरोध किया। तो किसका विरोध किया है? जैविक विकासवाद का विरोध, जैविक विकासवाद का विरोध। कैसे विकास किया, कैसे जैविक विकासवाद का इन्होंने विरोध किया? भाई, जैविक विकासवाद क्या कहता है कि मानव किससे बना है? पशुओं से। पशु जो है, पशुओं से ही क्या बना है? मानव बना है। यदि पशुओं से ही मानव बना है, और वो कह रहे हैं कि भाई पशु में और मानव में केवल एक ही चीज है जो मानव को पशुओं से अलग करती है, और वो है रीजनिंग, यानी कि तर्कशीलता। तर्कशीलता कह लो या बुद्धि कह लो। तो आत्मपूर्णतावाद के समर्थक ये कह रहे हैं कि यदि तुम केवल एक ये मानते हो कि भाई पशुओं से मानव में ये ज्यादा है, तर्कशीलता ज्यादा है, बुद्धि ज्यादा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि पशु और मानव में केवल मात्रात्मक अंतर है। कैसा अंतर है? केवल मात्रात्मक अंतर है कि भाई पशु दिन रात अपने स्वार्थ में लगा रहता है, केवल अपनी जान बचाने के बारे में सोचता है, केवल अपने कल्याण की सोचता है, दूसरे जानवरों के कल्याण की कभी नहीं सोचता है। ठीक है, तो केवल कैसा है? मात्रात्मक अंतर है। और मनुष्य जो है, जैसे मनुष्य ने प्रगति कर ली, तो मनुष्य अपने लिए एक बढ़िया पक्का सा घर भी बनाता है, मनुष्य अपने बच्चों के लिए भी बढ़िया घर बना करके जाने की कोशिश करता है, मनुष्य तो अपनी 7 पीढ़ियों तक के लिए कमा करके जाना चाहता है। एटलीस्ट भारतीय संस्कृति में तो ऐसा है ही कि 7 पुश्तें बैठ के खाए, इतना कमा दूं मैं, चाहे उसके लिए कितना भ्रष्टाचार करना पड़े, चाहे उसके लिए कितनी अनैतिकता की सीमाएं पार करनी पड़े, चाहे उसके लिए किसी का भी नुकसान करना पड़े, वो ये सब करने से बाज नहीं आएगा, वो ये सब करने से नहीं चूकेगा। और यही तो स्वार्थवाद के समर्थक हॉब्स कहते हैं। लेकिन भाई, केवल यदि मात्रात्मक अंतर है तो ये किसको मानते हैं? जो आत्मपूर्णतावाद के समर्थक कहते हैं कि नहीं, पशुओं में और मानवों में केवल मात्रात्मक अंतर नहीं है, बल्कि उनमें किसका अंतर है? गुणात्मक अंतर है। केवल मात्रा का अंतर नहीं है, ऐसा नहीं है कि केवल बुद्धि ज्यादा है, नहीं, जो मनुष्य में और पशु में जो चीज अलग है वो गुणात्मक रूप से मनुष्य पशुओं से श्रेष्ठ है। और गुणात्मक रूप से इसलिए श्रेष्ठ है क्योंकि जो मनुष्य जो है वो नैतिकता जानते हैं, वो सत्यता जानते हैं, अहिंसा जानते हैं, वो जो है वो सद्भाव जानते हैं, वो भाईचारा जानते हैं। क्योंकि मनुष्य कहता है वसुधैव कुटुंबकम, ठीक है, और मनुष्य कहता है कि विश्व नागरिकता की बात करता है, मेट्रोपॉलिटनिज्म की बात जो आती है। और क्या कोई जानवर कहता है? आज तक आपने
भाई इतनी सारी, जैसे गायों का खूब वो होता है, क्या कहते हैं कि उनको मारा जाता है, उनका मांस बेचा जाता है, गायों का, मुर्गों का, बकरों का, ऊंटों का, भेड़ों का। आज तक आपने कभी देखा कि भाई गायों के लिए दूसरी गायों ने संघर्ष किया हो, कि भाई गायों को बांध करके ले जा रहे हो और सामने से रास्ते में गाय खड़ी हो गई कि इनको आजादी दो? आज तक ऐसा नहीं हुआ। कभी कभार ऐसा हो सकता है कि भाई कि आप एक गाय को पकड़ने जाओ तो दूसरी गाय आप पे अटैक कर दे, लेकिन वो केवल इसलिए करती है क्योंकि उसको स्वयं को भी खतरा महसूस होता है। लेकिन आमतौर पर दूसरे जानवरों के लिए कोई आवाज नहीं उठाता, वो सद्भाव की बात नहीं करते, वो भाईचारे की बात नहीं करते, वो समानता की बात नहीं करते, वो न्याय की बात नहीं करते। किसी भी पशु के आचरण में नहीं दिखाई देता, लेकिन मनुष्य के आचरण में दिखाई देता है। मनुष्य ने अपनी संस्कृतियां विकसित की हैं, मनुष्य ने न्याय पे बड़ी बड़ी पुस्तकें लिखी, प्लेटो से लेकर जॉन रॉल्स तक। मनुष्य ने संप्रभुता की बात की, मनुष्य ने लोकतंत्र का विकास किया। तो ये केवल मात्रात्मक दृष्टि से मानव श्रेष्ठ है ऐसा इसलिए नहीं है, वो गुणात्मक दृष्टि से भी श्रेष्ठ है। अब आप कहोगे कि क्या बात कर रहे हो यार, आज की डेट में आदमी तो आदमी को खा रहा है, आदमी तो जानवर से भी गया गुजरा है। जानवर तो केवल अपनी जिंदगी के बारे में सोचता है, कभी किसी का नुकसान नहीं करता। इस पृथ्वी पर सबसे बड़ा जानवर मनुष्य है। बिल्कुल सही बात है, आपकी बात बिल्कुल सही है। लेकिन ऐसे जो मनुष्य हैं वो तो पशुओं से भी गए गुजरे हैं। ये बात तो हम पहले ही कह चुके हैं कि भाई संतुष्ट सुअर होने से अच्छा है संतुष्ट मनुष्य होना। इसीलिए हमें सुकरात पसंद है, इसीलिए इतिहास में सुकरात जीवित रहता है। सुकरात के समय जितने भी अमीर लोग जो रहे होंगे, जो दिन रात अपने स्वार्थ की पूर्ति में लगे हुए होंगे, उनके नाम को आज कोई नहीं जानता। लेकिन सुकरात, जो कि आर्थिक रूप से बिल्कुल मजबूत नहीं थे, जिनके पास ना तो कोठी थी, ना बंगला थी, ना बड़ा पद था, कुछ भी नहीं था, आज सुकरात को सब जानते हैं। अरस्तु बहुत ही ज्यादा पैसे वाला था, बहुत ही ज्यादा कुलीन परिवार से बिलोंग करता था, और चूंकि वो कुलीन परिवार से बिलोंग करता था तो कहते हैं इसलिए उसका दर्शन भी वैसा ही हुआ, और उसके दर्शन से सिकंदर पैदा हुआ। जबकि सुकरात का दर्शन जो कि बहुत विनम्र था, उससे प्लेटो आए, और प्लेटो जो कि अपने गुरु के प्रति इतना विनम्र था कि उसने जितनी भी पुस्तकें लिखी सब सुकरात के नाम से लिखी, अपने नाम से कुछ भी नहीं लिखा। प्लेटो का यह मानना था कि भाई मैं कुछ भी नहीं हूं, मेरे अंदर जो कुछ भी है वो सब सुकरात का ही दिया हुआ है। इतना विनम्र था वो अपने गुरु के प्रति। ठीक है, लेकिन अरस्तु इतना विनम्र नहीं था क्योंकि वो अरिस्टोक्रेट फैमिली से बिलोंग करता था, कुलीन परिवार से बिलोंग करता था, और चूंकि वो इतना विनम्र नहीं था, इसीलिए अरस्तु के जो शिष्य हुआ वो सिकंदर हुआ। जबकि सुकरात का शिष्य प्लेटो हुआ, प्लेटो का भी शिष्य अरस्तु हो गया, लेकिन अरस्तु का शिष्य कोई दार्शनिक नहीं बन पाया, वो सिकंदर बना, वो महान राजा बना। ठीक है, उसको विश्व विजेता कह सकते हैं, लेकिन उसने केवल लाखों लोगों का, करोड़ों लोगों का रक्त ही बहाया। उसने समाज को गुणात्मक रूप से बेहतर नहीं किया। उसका नाम है, लेकिन उसने समाज में कुछ बेहतर नहीं किया। ऐसा नहीं कि उसने कुछ बेहतर किया इसलिए उसका नाम है, नहीं। लोग कह सकते हैं सिकंदर महान था, लेकिन महानता वाली कोई गुण नहीं थे। महानता आप इस सेंस में कह सकते हो कि वो बहुत बहादुर था, उसमें युद्ध लड़ने का कौशल बहुत अच्छा था। जैसे वो बचपन से वो शरारती था और उसको घोड़ों को काबू करने में बड़ा मजा आता था, पढ़ाई लिखाई में मजा ही नहीं आता था। क्योंकि उसका गुरु कौन था? अरस्तु था। अगर उसका गुरु भी सुकरात रहा होता तो शायद वो भी प्लेटो बन जाता। ये गुरु के ऊपर भी डिपेंड करता है कि आपको कौन कैसा गुरु मिला है, आपको ज्ञान देने वाला व्यक्ति कौन है, आपको समझाने वाला व्यक्ति कौन है, आप किसको अपना आदर्श चुनते हैं, ये इस पे भी डिपेंड करता है। ठीक है, तो इसीलिए ये किसकी बात करते हैं? गुणात्मक रूप से ये क्या मानते हैं? मानव को बेहतर मानते हैं। वो ये कहते हैं कि भाई नैतिकता को जैविक नियमों से आप कैसे समझोगे यार? भाई जो जीवन के जो सामान्य जो जीवन के नियम है प्रकृति में, भाई प्रकृति में क्या है? प्रकृति में तो जीव जीवस्य भोजनम है। भाई जीव ही जीव का भोजन है। प्रकृति में तो बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है। हालांकि आमतौर पर दूसरे जानवरों में ऐसा बहुत कम दिखाई देता है, लेकिन फिर भी। लेकिन मनुष्य की स्पेशलिटी क्या है? मनुष्य की स्पेशलिटी है उसकी रैशनैलिटी, उसकी विवेकशीलता, उसकी तर्कशीलता, उसके रीजन, उसकी रैशनैलिटी, मतलब उसकी कल्पना करने की शक्ति, उसकी अलग अलग खांचों में सोच सकने की शक्ति, और वो उसको पशुओं से गुणात्मक रूप से भिन्न बनाती है। और मनुष्य को पशुओं से गुणात्मक रूप से भिन्न केवल और केवल बुद्धि नहीं बनाती, बल्कि उसकी नैतिकता भी बनाती है, उसकी आध्यात्मिकता भी बनाती है। अब जैविक विकासवाद तो क्या कह देगा? जैविक विकास तो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का नारा देता है कि भाई प्राकृतिक चयन की बात है कि जो सबसे ज्यादा फिट रहेगा वही सर्वाइव कर पाएगा।
वही क्या कर पाएगा, सरवाइव कर पाएगा। और जैविक विकासवाद तो क्या मानता है कि भाई मनुष्य प्राकृतिक रूप से विकसित हो रहा है, लेकिन आत्मपूर्णतावाद के विचारक ये मानते हैं कि भाई मनुष्य जो है वो पशुओं से गुणात्मक रूप से भिन्न है। नैतिकता के नियमों को यदि हम बायोलॉजिकल एवोल्यूशन के माध्यम से समझें, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट के माध्यम से समझेंगे तो नहीं समझ पाएंगे। फिर तो वही बात कहनी पड़ेगी कि भाई शक्तिशाली का हित ही न्याय, जबकि शक्तिशाली का हित ही न्याय नहीं है। ठीक है, तो अब ये गुणात्मक अंतर है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है, ये आत्मसिद्धि को समझा सकता है क्या? ये कर्तव्य पालन को समझा सकता है क्या? ये नैतिक उत्तरदायित्व को समझा सकता है क्या? क्या ये भाईचारे को समझा सकता है क्या? नहीं समझा पाएगा। मैथ्यू आर्नोल्ड नाम के एक विचारक हुए हैं, उनका यह कहना है कि संस्कृति हमारे पूर्ण आत्म अन्वेषण का नाम है, कि संस्कृति हमारे पूर्ण आत्म अन्वेषण का नाम है, जो दुनिया में सोचे गए और कहे गए सर्वोत्तम विचारों को जानकर प्राप्त होती है। कि अब तक दुनिया में जितने भी अच्छे विचार कहे गए हैं, सोचे गए हैं, उन विचारों को जब हम जान लेते हैं तभी हम मानवीय संस्कृति को समझ सकते हैं। और जब हम इन सब विचारों को जानते हैं, समझते हैं, तो ही हमारा पूर्ण रूप से हमारा अन्वेषण होता है। अभी भी मनुष्य क्या हो रहा है, गुणात्मक रूप से बेहतर हो ही रहा है ना, दिन और रात। भाई आपने किसी भी एक व्यक्ति को पढ़ा, एक सुकरात को पढ़ने का मतलब है कि आपने भाई सुकरात आज से 2500-3000 साल पहले था। आज से 2500 साल पहले सुकरात ने कुछ कहा है जो आज तक उपयोगी है, तो आपने सुकरात की जिंदगी तो आपने जी ली। प्लेटो को पढ़ लिया तो प्लेटो की भी जी ली, अरस्तु की पढ़ ली तो अरस्तु की भी जी ली। आप समझ लो आपका जीवन कितना गुणात्मक रूप से बेहतर हो जाएगा, आपके अंदर कितना ज्यादा सद्गुणों का विकास हो सकता है। ठीक है, तो ये क्या है कि भाई जैविक विकासवाद का इन्होंने क्या किया है, विरोध किया है। दूसरा इनका विचार क्या है, दूसरा इनका विचार है कि भाई आत्मसिद्धि ही जीवन का उद्देश्य है। दूसरा ये लोग क्या कहते हैं कि आत्मसिद्धि ही जीवन का उद्देश्य, ही जीवन का उद्देश्य है। इसका क्या मतलब है कि भाई आत्मसिद्धि ही जीवन का उद्देश्य है? आत्मसिद्धि जीवन का उद्देश्य कहना चाह रहे हैं कि भाई मनुष्य का मूल काम क्या है, कि भाई स्वयं को जानो, नो योरसेल्फ। भाई यदि आप खुद को नहीं जानते तो आप दूसरों को कैसे जान पाओगे? आप दिन और रात अपने साथ रह रहे हो, आप स्वयं को जानते नहीं है और दूसरों को अच्छा कह रहे हो, दूसरों को बुरा कह रहे हो। अरे दूसरों को अच्छा और बुरा कब कह सकते हो? पहले अपने काम तो देख लो, पहले खुद को तो पहचान लो, खुद को तो जान लो तुम क्या कर रहे हो। भाई व्यक्ति को दिन और रात अपनी क्षमताओं के विकास के लिए प्रयत्नशील रहना चाहिए। कहते हैं कि एक ऐसा व्यक्ति जिसने पढ़ाई लिखाई करना छोड़ दिया है और ऐसा व्यक्ति जिसने जीवन में कभी पढ़ाई लिखाई नहीं की है, एक समय के बाद उन दोनों में कोई अंतर नहीं रहता। बस ये अंतर है कि उसके पास उसने पढ़ाई लिखाई की है, उसके पास डिग्रियां हैं, उसके पास एक रोजगार है। वो उस रोजगार के आधार पर, वो उस पोस्ट के आधार पर, वो उस नौकरी के आधार पर अपने आप को श्रेष्ठ समझ सकता है। पर सच बात यह है कि चूंकि उसने 10 सालों से किसी भी किताब का एक पेज तक नहीं पलटा है, कुछ अपने आप में कुछ बेहतर ही नहीं किया है, तो वो किसकी तरह है? वो नाली में पड़े हुए सूअर की तरह है। मनुष्य की पूर्णता किसमें है? मनुष्य की पूर्णता है कि वो दिन रात स्वयं को बेहतर करता रहे, दिन रात नए नए कौशल सीखता रहे, दिन रात जो है वो ज्ञान का अर्जन करता रहे, नई नई चीजें सीखे, इस समाज को बेहतर करने का प्रयास करे। अब देखिए भाई दुनिया तो ऐसी है, देखो वर्तमान समाज की बात हम करेंगे तो आप वर्तमान समाज में क्या कहोगे? वर्तमान समाज के मानक क्या है? वर्तमान समाज के मानक ये है कि अर्थ जितना ज्यादा हो उतना बेहतर है। वो इस बात से बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता कि वो अर्थ किस रूप में आ जाए। जैसे कि देखा जाए तो जैसे सनी लियोन जैसे बॉलीवुड में आई तो उसको उतना ही सम्मान मिला जितना कि और कई सारी नायिकाओं को मिलता है और कितनी सारी जो एक्ट्रेस है उनको मिलता है। क्यों? क्योंकि उसके पास अर्थ है, पैसा है। लोगों ने ये नहीं सोचा कि उसने किस माध्यम से पैसा अर्जित किया है। ठीक है, लोगों ने सोचा कि भाई ठीक है इसके पास पैसा है तो उसको उतना ही सम्मान है। लेकिन क्या एक गरीब भिखारी है उसको भी उतना ही सम्मान है? क्या नहीं है? समझ रहे हो आप? ऐसे ही सफल होने का मतलब क्या है? सफल होने का मतलब लोगों ने बहुत सारा पैसा समझ रखा है, एक अच्छी सी पोस्ट समझ रखी है, एक बड़ा सा घर मान लिया है, एक बड़ी सी गाड़ी मान लिया है।
ये वर्तमान समाज के मानक हैं जो कि समाज में दिखाई देते हैं, और जिस व्यक्ति के पास ये सब है उसको बड़ा व्यक्ति मान लेते हैं। और इसीलिए जिन लोगों के पास ये नहीं है वो दिन रात दुखी हैं और इस कोशिश में लगे हुए हैं कि हमारे पास बड़ा पद आ जाए, हमारे पास खूब सारा पैसा आ जाए, हमारे पास बड़ा घर बन जाए, बड़ी गाड़ी आ जाए। और इसी वजह से आप देखोगे समाज में भ्रष्टाचार इतना ज्यादा बढ़ गया है, इसलिए समाज के मानक बदल गए। इसलिए आज की डेट में कोई भ्रष्टाचारी को बुरा आदमी नहीं कहता। समलैंगिकों को घृणा की दृष्टि से देख लेंगे, ट्रांसजेंडर लोगों को घृणा की दृष्टि से देख लेंगे। बेचारे जो उभयलिंगी जो लोग हैं उनको घृणा की दृष्टि से देखेंगे, उनको समाज में नहीं रहने देंगे। लेकिन जो दिन रात भ्रष्टाचार कर रहा है, जो दिन रात अपने स्वार्थ के हित में समाज का दिन रात नुकसान कर रहा है, जो बड़े से बड़ा समाज का नुकसान करने से नहीं चूक रहा है, उस व्यक्ति को सम्मान मिल रहा है। तो ये समाज के मानक बदल गए, समाज के मानक बदल गए। लेकिन किसी भी समाज के मानक अल्पकाल के लिए बदल जाने का मतलब ये नहीं है कि भाई पैसा सबसे बड़ी चीज है। नहीं, आज अभी भी चाहे समाज कितना भी खराब हो गया हो, आज की डेट में भी जो ज्ञानी लोग हैं, जो विवेकशील लोग हैं, जो नैतिक दृष्टि से बेहतर लोग हैं, वो निरंतर प्रगति कर रहे हैं। और भले ही उनको उतना सम्मान आज की डेट में नहीं मिल रहा हो, लेकिन इतिहास में ऐसे ही लोग अमर होंगे। जब हम हीगल को पढ़ेंगे तो हीगल ने हिस्ट्री ऑफ फिलॉसफी भी दी और फिलॉसफी ऑफ हिस्ट्री भी दी। हिस्ट्री ऑफ फिलॉसफी भी दी, यानी कि दर्शन का भी इतिहास उन्होंने दिया और इतिहास का भी दर्शन उन्होंने बताया। तब उन्होंने ये बात कही थी कि इतिहास में यदि आपको जीवित रहना है, तो वो एक आनंद फिल्म में एक डायलॉग है ना कि बाबू मोशाय, जिंदगी लंबी नहीं बड़ी होनी चाहिए। विक्रम, वो राठौड़ एक फिल्म है ना, एक कौन सी फिल्म है यार, वो याद नहीं आ रहा मेरे को, वो अक्षय कुमार की एक फिल्म है, इसमें पुलिस इंस्पेक्टर होता है, जिसमें कहता है कि 100 साल जिंदा रहने के लिए 100 साल की उम्र जरूरी नहीं है, बल्कि अपनी छोटी उम्र में ही ऐसे काम कर जाओ कि आपके कार्यों के आधार पर लोग आपको, जैसे भगत सिंह आज भी जिंदा है, 23 साल की उम्र में चल बसे थे। शंकराचार्य 32 या 36 की उम्र में चले गए थे दुनिया से, लेकिन आज तक जिंदा है और हमेशा जिंदा रहेंगे। और हमेशा दुनिया शंकराचार्य के आगे सर झुकाती रहेगी कि इतनी गहरी फिलॉसफी उन्होंने दे दी। आज तक उनकी फिलॉसफी का काट नहीं मिला है दुनिया को। आज भी उनकी फिलॉसफी की आलोचना तो कर सकते हो आप, लेकिन उसके विपक्ष में तर्क उपलब्ध नहीं है आज की डेट में भी। इतने साल बाद भी, 1500 साल बाद भी, क्या उनकी उम्र 1500 साल है? नहीं है। वो तो साल तो 32-36 साल ही जिए, 40 से पहले ही उनकी वो शांत हो गए। विवेकानंद भी शायद 40 से पहले की उम्र में ही शांत हो गए थे, लेकिन फिर भी वो जिंदा है, इतिहास में अमर है, क्योंकि उन्होंने वो दिन रात पैसे के पीछे नहीं भागे। उनके पास कोई बड़ी पोस्ट नहीं थी, लेकिन उन्होंने समाज को गुणात्मक रूप से बेहतर बनाने के लिए प्रयास किए। उन्होंने मानवता के लिए प्रयास किए, उन्होंने भाईचारे के लिए काम किया, सद्भाव के लिए काम किया, उन्होंने समाज की नैतिक उन्नति के लिए प्रयत्न किए। और वैसे भी कितना भी पैसा व्यक्ति पे आ जाए, कितना भी बड़ा पद उसको मिल जाए, पैसे और पद की जो दौड़ है वो कभी खत्म नहीं हो सकती। मैंने कितने सारे लोगों को देखा है, दिन और रात प्रमोशन 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 इसी में लगे रहते हैं। रिटायर होने वाले हैं, 2 महीने बचे, अरे यार प्रमोशन होगा कि नहीं, प्रमोशन होगा कि नहीं, प्रमोशन होगा कि नहीं। ऐसा व्यक्ति कब खुश होगा? चाहे उसको कितना ही वो सचिव बना हुआ है, किसी स्टेट का चीफ सेक्रेटरी बना हुआ, फिर भी उसको संतुष्टि नहीं है। वो चाह रहा है कि यार पीएमओ में चला जाऊं, एक कैबिनेट सेक्रेटरी बनूं। अब भाई, तो बेसिकली पद और जो पैसा है ना, वो खुशी की गारंटी नहीं देता, संतुष्टि की गारंटी नहीं देता। और जब कोई व्यक्ति इसके पीछे दिनों रात भागता है, तो वो क्या फंस जाता है? एक दौड़ में फंस जाता है, जिसको चूहों की दौड़ कहते हैं, जिसको संत लोग क्या कहते हैं कि चूहों की दौड़ कहते हैं, कि भाई चूहों की दौड़ में जीतने वाला व्यक्ति भी चूहा ही होता है। ये संत लोग कहते हैं। और संत लोग ये बात के कहने का मतलब क्या है कि जो लोग धन पद इन सब चीजों की दौड़ में दिन और रात लगे रहते हैं ना, वो जीत वाले ही जाएंगे, लेकिन जीतने के बाद भी उनके पास क्या रहेगा? बस धन ही रहेगा और कुछ नहीं, चीज नहीं रहेगी। ओलंपिक के खिलाड़ियों के पास में हो सकता है बहुत ज्यादा पैसा नहीं हो, लेकिन संतुष्टि बहुत ज्यादा है। सुनील छेत्री और विराट कोहली
सुनील छेत्री के पास हो सकता है कि वो बहुत ज्यादा पैसा ना हो, इतना पैसा ना हो जो धोनी के पास है, इतना पैसा ना हो जो कोहली के पास है, और इतना पैसा ना हो जो दूसरे क्रिकेटरों, भारतीय क्रिकेटरों के पास है, लेकिन उसके पास संतुष्टि जरूर होगी। क्रिकेटरों में भी संतुष्टि है, ऐसा कुछ नहीं है, उनकी में भी संतुष्टि हो सकती है, उनमें भी संतुष्टि हो, मतलब खिलाड़ी तो खिलाड़ी है, खिलाड़ी को संतुष्टि मिलती है किससे? जीतने से। पैसा एक सेकेंडरी चीज है, पहली चीज जो खुशी उसके लिए लेकर के आती है किसी भी खिलाड़ी के लिए, वो जीत है। जीतना, कि भाई मैंने खेल अपनी पूरी मर्जी से जीत खेला, पूरे जी जान से खेला, पूरे शान से खेला। एक पाठ है जिसमें एक बाज होता है, वो घायल हो जाता है, घायल हो जाता है तो नीचे गिर जाता है, तो नीचे गिर जाता है तो वो एक सांप वहां पड़ा हुआ होता है बिल में, अंधेरी गुफा में। तो सांप पूछता है कि बाज तुम पागल हो क्या, क्यों आसमान में उड़ रहे थे जब नीचे गिर गए, घायल हो गए? तो बाज कहता है कि मैंने अपनी जिंदगी बहुत शानदार तरीके से जी है, मैंने ऊंची ऊंची दौड़ लगाई, मैं कभी नहीं डरा, मैंने ऊंचे से ऊंचे पहाड़ों को भी पार कर लिया, मुझे जिंदगी जीने में बड़ा मजा आया। लेकिन जो व्यक्ति निजी हित में दिन रात लगा हुआ है, उसको कभी भी पूर्णता का एहसास ही नहीं होता। लेकिन जब व्यक्ति आत्मसिद्धि का प्रयास करता है, खुद को दिनों रात बेहतर बनाने का प्रयास करता है, जब उसका ध्यान बाहर की सफलताओं से हट जाता है और उसका सारा का सारा ध्यान अंदर की सफलताओं पर आ जाता है, अंतर प्रगति पे चला जाता है, तो उसके अंदर खुशी अपने आप आने लगती है। अरस्तु कहते हैं कि हैप्पीनेस इज द एक्टिविटी ऑफ सोल इन अकॉर्डेंस विद वर्च्यू। कि जो व्यक्ति की हैप्पीनेस क्या है? एक एक्टिविटी है, एक गतिविधि है, कैसी? ऑफ द सोल, एक आत्मा की गतिविधि है। इन अकॉर्डेंस विद वर्च्यू, यदि तुम सद्गुणों के हिसाब से तुम्हारी आत्मा कार्य कर रही है तो तुमको अपने आप ही खुशी मिलेगी। यदि तुम्हारे अंदर सद्गुणों का विकास हो गया और तुम उसी अनुसार अपना जीवन जी रहे हो, तो तुमको क्या मिल जाएगी? अपने आप ही खुशी मिल जाएगी। और वो खुशी कैसी रहेगी? परमानेंट रहेगी, स्थायी रहेगी। एक बायोलॉजिस्ट हुए, जेन गुड़ाल नाम की महिला है, उनको जीवन में इतनी कठिनाइयां आई, बहुत कुछ था, हर चीज को छोड़ दिया, और अंत में क्या बन गई? ये पशु विज्ञानी बनी, क्योंकि उनको उसमें मजा आ रहा था। कलाम साहब से पूछ लो कि भाई शादी क्यों नहीं की, उनको मजा ही नहीं था उस चीज में, उनको स्वयं को बेहतर करना था। गांधी जी से पूछ लो कि भाई क्यों नहीं वकालत कर ली तुमने, भाई वकालत तो बड़ी अच्छी चल रही थी। पटेल साहब से कहते कि भाई वकालत ही कर लेते, क्यों राजनीति में आ गए? भाई वकालत शानदार चल रही थी, क्या 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 मिला पटेल साहब को आजादी में आके, राजनीति में आके? गांधी जी को क्या मिल गया भाई? कौन सा सुख मिल गया? वकालत से खूब पैसा कमा सकते थे, हैं? भाई भगत सुभाष चंद्र बोस थे, कलेक्टर बन गए थे, आईसीएस की परीक्षा पास की थी, हैं? कलकत्ता नगर निगम के महापौर थे, बहुत बड़ी पोस्ट थी उनके पास में। क्यों ये सब छोड़ छाड़ दिया भाई? क्यों आजादी की लड़ाई लड़ते हुए जर्मनी जा रहे हैं, सिंगापुर जा रहे हैं, वैसे ही अपनी जान दे रहे हैं? क्या मिला उनको? कुछ तो मिला होगा, पैसा मिल गया क्या, धन मिल गया क्या, बहुत बड़ी पोस्ट मिल गई क्या? ये जो इज्जत वगैरह जो आपको आज दिख रही है, वो उस समय नहीं थी। सुकरात को उस समय लोग पागल कहते थे, गांधी जी की को खूब सारे लोग उस समय गालियां देते थे, भगत सिंह को क्रांतिकारी कहते थे, देशद्रोही कहते थे बहुत सारे लोग, बहुत सारे लोग आतंकवादी कहते थे भगत सिंह को, खुदीराम बोस को पागल कहते थे कि बग्गी पे बम फेंक दिया, पागल है। मंगल पांडे को कितने सारे लोगों ने पागल कहा होगा उस समय, उसके साथ के जो सैनिक थे जिन्होंने विद्रोह नहीं किया होगा, वो पागल कहते होंगे, कैसा पागल है, विद्रोह कर रहा है, अबे गधे, आसान बढ़िया नौकरी कर, बढ़िया जिंदगी जी, ये क्या फालतू के कामों में लगा हुआ है? उस समय थोड़ी उसको रेस्पेक्ट मिलती थी, आज की डेट में हमको रेस्पेक्ट मिल रही है ना। लेकिन एक चीज जो उनको मिलती थी वो थी आत्मसिद्धि, आत्मपूर्णता, उनके अंदर यूडेमोनिया, आनंद का विकास होता था, आनंद की प्राप्ति होती थी। और यही बात आत्मपूर्णतावाद के विचारक ये कह रहे हैं कि आत्मसिद्धि से जो आनंद प्राप्त होता है ना, वो स्थायी होता है, ये सुख से बेहतर होता है, और इसी को अरस्तु ने यूडेमोनिज्म कहा था, यूडेमोनिया या यूडेमोनिज्म का विचार जो है वो कहा था। ठीक है, चलिए अगले विचार की तरफ बढ़ते हैं। और इनका जो तीसरा विचार है वो ये कहता है कि भाई आत्मसिद्धि कैसे प्राप्त करनी है? आत्मसिद्धि के लिए ऐसा नहीं है कि समाज छोड़ के हिमालय पर चला जाना है, समाज के भीतर ही रह करके प्राप्त करनी है। कैसे करनी है? समाज के भीतर आत्मसिद्धि, समाज के भीतर आत्मसिद्धि। भाई तुम स्वयं का विकास करना चाहते हो, स्वयं को परफेक्ट बनाना चाह रहे हो, तो समाज के बेहतर ही अंदर ही रह करके करो। एक कविता है कि संसार छोड़ना जोगी बन, संसार बदल दे वो मानू। ठीक है, संसार छोड़ना
संसार छोड़ना जोगी वन, संसार बदल दे मानो। तू चल दे अगर चट्टानों पर, जाहिर रास्ता बन जाता है, ऐसे करके एक कविता है। ठीक है, चलो। तो समाज के भीतर ही रह के आत्मसिद्धि प्राप्त करनी है, समाज से कटकर नहीं करनी है, ये समाज के भीतर रह करके ही करनी है। व्यक्ति को समझना चाहिए ये कि भाई समाज के कल्याण में ही उसका कल्याण निहित है, उसका कल्याण निहित है, उसकी आने वाली पीढ़ियों का जो है वो कल्याण उसमें निहित है। किसमें? समाज में रह करके ही। समाज से बाहर जाकर के कोई बेहतर नहीं कर सकता। पूर्णतावाद व्यक्तित्व के विकास की बात करता है, लेकिन फिर भी स्वार्थ की बात नहीं करता। ये नहीं कहता कि भाई तुम पूरी तरह स्वार्थी बन जाओ और पूरी तरह स्वार्थी बन के अपने विकास करो। जैसे साधु सन्यासियों को आप तरीके से स्वार्थी कह सकते हो। कैसे? कि भाई वो केवल आत्मसिद्धि में लगे हुए हैं, उनको समाज से बेहतर नहीं है, वो समाज की बेहतरी के लिए प्रयास नहीं कर रहे, जो कि वही शंकराचार्य समाज को भी बेहतर बना रहे। इसलिए वो भारत की चारों दिशाओं में गए, 4 मठ स्थापित किए हैं। इसलिए उन्होंने फिलॉसफी दी, लोगों को समझा रहे हैं कि भाई जीवन का असली उद्देश्य क्या है, जीवन का परम लक्ष्य क्या है। ऐसे गांधी जी पूरे भारत का भ्रमण कर रहे हैं। वो तो स्वार्थ और परार्थ में समन्वय की बात कर रहा है। आत्मपूर्णतावाद क्या कर रहा है कि तुम आत्मसिद्धि करो, लेकिन उस आत्मसिद्धि का लाभ किसको मिलना चाहिए? समाज को। वो एक शेर है ना कि उम्र भर गालिब में यही भूल करता रहा, धूल चेहरे पे थी और आईना साफ करता रहा। तो विवेकानंद ने भी यही बात कही। विवेकानंद ने यह कहा कि हमारी सबसे बड़ी गलती यह है, हमारे साधु सन्यासियों की सबसे बड़ी गलती यह है कि हमको यह लगता है कि भाई संसार छोड़ करके हम अपने आप को बेहतर कर सकते हैं। नहीं, तुम साधु सन्यासी बनो, हिमालय पे जाओ, लेकिन समाज वापस आओ और समाज को बेहतर बनाओ। जैसे रामदेव को, आप बाबा रामदेव को ले लो। बाबा रामदेव को लाख गालियां मिल सकती हैं, ऐसा नहीं मैं उसका बहुत बड़ा फैन इसलिए बात कह रहा हूं। अभी तो वो व्यक्ति जीवित है, जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति की प्रशंसा करना बड़ा कठिन काम होता है। जीवित व्यक्ति की कोई तारीफ नहीं करता, जीवित पति की भी पत्नी तारीफ नहीं करेगी, पत्नी भी पति की तारीफ नहीं करेगा। कोई भी रिश्ता हो, जीवित है तब तक तारीफ नहीं है। माता पिता ही क्यों ना हो, जीवित है तब तक उनको फूल, भाई जैसे कोई माता पिता किसी की भी शांत हो गई किसी भी परिवार में, बहुत से परिवारों में मैंने देखा है कि वो लोग जागते हैं और जागते ही सबसे पहले उनको चरण स्पर्श करेंगे, उनको नहा धो के उनके ऊपर फूल चढ़ाएंगे, उनकी पूजा करेंगे। जब जिंदे थे तब तो पूछते नहीं थे, जिंदे थे तब पिछली बार कब पैर स्पर्श किए थे याद नहीं है, जिंदा थे तब उनके पैरों में कितनी बार फूल बिछाए थे याद नहीं है। तो ये संसार की क्या है कि सोच भी वैसी है कि भाई जिंदा व्यक्ति को, वो कहते हैं ना कि भाई लाश को जितने फूल मिलते हैं, लाश के बारे में जितना अच्छा अच्छा लोग बोलते हैं, उतना अच्छा उसके बारे में तब नहीं बोलते जब वो जिंदा था। जब वो जिंदा होता है तब तो उसकी बुराई बुराई दिखाई देती है। ऐसे ही मैं ये बात कह रहा हूँ रामदेव के बारे में, बाबा रामदेव के बारे में हो सकता है अब लोग बहुत सारी बुराई करते रहे क्योंकि अभी वो जीवित है ना। तो मैं ये तारीफ ये कर रहा था कि उन्होंने योगा सिद्ध किया। उनके साथ में जो बालकृष्ण है, उन्होंने भी आयुर्वेद में अपने आप को पहले सिद्ध किया ना, फिर उसके बाद मार्केट में आई ना, उसके बाद वो संसार में आया और संसार को बेहतर ही कर रहे हैं ना, कुछ ना कुछ सिखा ही रहे हैं। उन्होंने योगा सिखाया है तो कम से कम लाखों लोगों का भला तो हुआ ही है ना। आप कह सकते हो कि वो बहुत बड़ा व्यापारी है, वो तो अपने प्रोडक्ट बेच रहा है, जो कुछ भी है, संसार में रहना है तो कोई ना कोई रोजगार तो करना ही होगा। कोई प्रोडक्ट वो बेच रहे हैं तो ठीक है, हो सकता है कि वो स्वार्थ हो, स्वार्थ और परार्थ का समन्वय तो है, लेकिन वो लाखों लोगों का भविष्य भी तो बदल रहे हैं योगा सिखा सिखा करके। आखिर योगा डे हो गया, इंटरनेशनल योगा डे हो गया, ऐसे ही हो गया क्या? बाबा रामदेव के प्रयास है ना इसमें। तो नेल्सन मंडेला थे, क्या जरूरत थी उनको 27 साल जेल में रहने की? भाई गांधी जी को ट्रेन से फेंक दिया तो कोई दिक्कत नहीं, क्या दिक्कत थी भाई उनको? अफ्रीका छोड़ के किसी और देश में बस जाते, वहां वकालत कर लेते, उनको क्या टेंशन थी? लेकिन उन लोगों ने अपने स्वार्थ में समाज का भी कल्याण देखा। गांधी जी को देखा कि अच्छा मेरे को ट्रेन से फेंक दिया, मेरे को, तब इनको लगा कि मुझे कभी कोई ट्रेन से ना फेंका जाए। लेकिन उन्होंने ये भी सोचा कि मुझे ही नहीं, दुनिया के किसी भी काले व्यक्ति को ट्रेन से नहीं फेंका जाए। तो इसके लिए उन्होंने संघर्ष करना शुरू कर दिया दक्षिण अफ्रीका में। इसी के लिए जो है वो उन्होंने आश्रम खोल लिया, इंडियन ओपिनियन नाम का अखबार शुरू कर दिया और बहुत सारे काम कर दिए। और इसीलिए जब समाज के रहकर के आत्मसिद्धि की बात करते हैं तो यहाँ पे एक सिद्धांत आता है जिसको कहते हैं आंगिक एकता का सिद्धांत। आंगिक एकता का सिद्धांत, आंगिक एकता का सिद्धांत क्या है?
अंग की एकता क्या है कि हाथ है, पैर है, फेफड़े हैं, दिल है, ये सारा सब कुछ अपना अपना काम कर रहे हैं, लेकिन अपना अपना काम करते हुए भी ये किसके लिए काम कर रहे हैं? पूरी बॉडी के लिए। पत्ती खाना बना रही है, जड़ पानी पहुंचा रही है, खनिज लवण पहुंचा रही है, तना पेड़ को सीधा रख रहा है। ये सब काम तो अपना अपना कर रहे हैं, लेकिन इनसे बेहतरी किसकी हो रही है? पूरे पेड़ की। और चूंकि पूरे पेड़ की बेहतरी हो रही है, तो उससे समाज का भी कल्याण हो रहा है। चूंकि सारे के सारे अंग हमारा अपना काम कर रहे हैं, इससे मानव बेहतर रहता है। इसलिए सारे के सारे मानव यदि अब स्वयं को बेहतर बना लेंगे, तो समाज पूरी तरीके से अपने आप ही बेहतर हो जाएगा। लोग कहते हैं ना, अरे दुनिया बड़ी खराब है, अरे दुनिया बड़ी खराब है। अरे दुनिया में तुम भी तो हो, तुम दुनिया का हिस्सा नहीं हो क्या? दुनिया आखिर बनती कैसे? तुम लोगों से ही तो बनती है। वो एक डायलॉग है ना, एक फिल्म है जब भी मीट, तो करीना कपूर डायलॉग बोलती है, अरे लोग कहते हैं कि भीड़ है, बॉम्बे में बहुत भीड़ है। अरे भीड़ मतलब क्या? भीड़ हम ही तो हैं, हम ही तो भीड़ का हिस्सा है, और खुद ही कह रहे हैं कि भीड़ बहुत बेकार है। अरे तो तुम भी तो भीड़ हो। लोग कह देंगे यार आज ट्रैफिक बहुत है, अबे तो तुम भी तो ट्रैफिक में ही हो, तुम भी तो अपनी गाड़ी लेकर के आए हो, तुम भी तो ट्रैफिक का ही हिस्सा हो, तुम भी जो है वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज करते हैं। तो ऑर्गेनिक यूनिटी, आंगिक एकता का सिद्धांत क्या है कि समाज के सब अंग, यानी कि समाज के सारे व्यक्ति यदि अपनी पूरी क्षमता पे पहुंच जाए तो, और अपनी पूर्ण आत्म सिद्धि कर ले, तो समाज पूरी तरीके से अपने आप ही सिद्ध हो जाएगा। समाज भाई, जब कहते हैं ना कि जैसे भारतीय दर्शन में या भारतीय हिंदू धर्म में ये फिलॉसफी चलती है कि भाई सतयुग था, सतयुग में कोई झूठ नहीं बोलता था, तो अब कलयुग है, अब कलयुग में सब सच बोलना शुरू कर देंगे, तो ये भी तो सतयुग हो जाएगा ना। इसको कलयुग बनाया किसने? मानव ने ही बनाया है ना। मानव ने झूठ बोल बोल के बनाया है, मानव ने बुरा कर करके बनाया। आज भ्रष्टाचारी को लोग सर आंखों पे बिठाते हैं। जितना बड़ा भ्रष्टाचारी है, जितने पैसे कमाता है, उसको उतना ही सलाम है। तो ये है, तो ये सब क्या है? समाज के भीतर ही रह करके करनी है, और अपने साथ साथ समाज को भी बेहतर करना है। केवल खुद को बेहतर नहीं करना, समाज को भी बेहतर करना है। और इसी में वो 3 बातें ये प्रमुख तौर पर ये जो है वो कहते हैं। इसमें नैतिक विकास की अवस्थाएं भी आती है, जो कि हीगल ने दी है, जिसको हम हीगल पढ़ेंगे तभी पढ़ेंगे। अभी हम हीगल पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब हम पढ़ेंगे उसको। अब हम क्या कर लेते हैं? आत्मपूर्णतावाद का मूल्यांकन कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? मूल्यांकन। मूल्यांकन समझ लो या आलोचना। पहले हम आलोचना इसकी कर लेते हैं। तो आलोचना, आलोचना में सबसे पहली चीज जो आती है, सबसे पहला बिंदु, जिस बिंदु पे इसकी आलोचना होती है, वो है अमूर्तता, एब्स्ट्रैक्ट। ये सिद्धांत है ना, ये आदर्शवादी सिद्धांतों पर बहुत ज्यादा विश्वास करता है। ठीक है, आदर्शवादी है, बहुत ज्यादा आदर्शवादी है। और आत्मसिद्धि का मतलब है ना, वो कैसा है? बहुत ज्यादा अमूर्त है। कोई पूछे आत्मसिद्धि क्या है, तो आप समझा नहीं सकते, वो सचमुच में दिखाई नहीं देती, वो अमूर्त है। ये विचार बहुत अच्छा है, ठीक है, लेकिन मतलब जीवन में स्पष्ट रूप से लागू करने की बड़ी दिक्कत है। आप एक उदाहरण से सोच करके देखो कि भाई एक व्यक्ति है, मान लो कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर है ना, और नौकरी करता है, मान लो 35 साल का है, मान लो, बढ़िया नौकरी, सैलरी मिलती है उसको, मान लो कि 1 लाख के आसपास उसको सैलरी मिलती है, बहुत बढ़िया नौकरी है, पोस्ट भी उसके पास ठीक ठाक है, उसका एक परिवार भी है, उसके बच्चे भी हैं, उसके पास घर भी है, गाड़ी भी है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी उसको अपने अंदर खालीपन महसूस होता है। उसको लगता है कुछ कमी है, तो वो गिटार सीखता है, फिर वो म्यूजिक सीखता है, फिर वो पेंटिंग करना सीखता है, फिर वो उसे फोटोग्राफी का शौक लगता है, तो फिर उसको लगता है कि यार मैं योगा सीख लूं, फिर उसको लगता है कि चलो यार मैं किसी एनजीओ से जुड़ के समाज का कल्याण करने की सोचता हूं। लेकिन सच बात यह है कि भाई असलियत में व्यक्ति कभी कभी उसकी उम्र गुजर जाती है, लेकिन उसे पता नहीं लगता कि भाई कौन सी ऐसा काम है जिसे करने से वो स्वयं को बेहतर बना सकता है। ये उसकी आलोचना करने वाले लोग कह रहे हैं। आलोचना करने वाले लोग ये कह रहे हैं कि भाई आत्मसिद्धि की ना कोई स्पष्ट परिभाषा नहीं है, और कई बार ये भ्रमित कर सकती है व्यक्ति को। जैसे व्यक्ति को लगता है कि यार मैं अपना आध्यात्मिक विकास करूं। अब आध्यात्मिक विकास करना है तो भाई क्या करें, कि भाई इस संसार को छोड़ दें क्या? लेकिन वो क्या कह रहे हैं, संसार छोड़ना जोगी बन, संसार बदल देव मानू। तो ये एक आलोचना है, अमूर्तता, जिसे आप लिख सकते हो। हालांकि मुझे ये आलोचना जबरदस्ती की आलोचना लगती है, पर ठीक है फिर भी। दूसरा है कि यह सामाजिक आर्थिक असमानता पे कुछ नहीं कहता। नारीवादी विचारक और समाजवादी विचारक क्या कहते हैं कि ये विचार
सामाजिक आर्थिक असमानता पर कोई बात नहीं करता है। कौन ये बात कहते हैं? एक तो नारीवादी कहते हैं, दूसरी बात कौन कहते हैं? मार्क्सवादी। अब मार्क्सवाद कहते हैं कि तुम कह रहे हो कि भाई पूर्णता की प्राप्ति करो। अब कोई फैक्ट्री का मालिक है, वो दिन रात अपने लाभ के लिए काम करेगा, तो वो तो अपने कर्मचारियों का शोषण ही करेगा। और नारीवादी क्या कह रहे हैं कि तुमने नारी के लिए तुमने इतने ऊंचे आदर्श बना दिए कि वो बेचारी अपनी स्वयं की सिद्धि प्राप्त करना तो भूल ही गई। तुमने ये कह दिया कि भारतीय नारी तो इतने महान होती हैं, यदि घर में खाना खत्म हो जाए, सब्जी खत्म हो जाए, तो खाली रोटी से ही खाना खा लेती है, नमक से ही। अब इसमें किसका शोषण हो रहा है? महिलाओं का शोषण हो रहा है। तो ये उन्होंने कहा। दूसरी बात यह है कि भाई चलो अमीर लोग तो फिर भी आत्मसिद्धि प्राप्त कर लेते हैं। जैसे अभी मैंने सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, 1 लाख तनख्वाह थी, वो योगा सीख सकता है, पेंटिंग सीख सकता है, म्यूजिक सीख सकता है। अब एक बहुत गरीब व्यक्ति है, वो कैसे करेगा बताओ? अब कोई मजदूर है, सुबह मजदूरी पे जाता है, शाम को, जैसे मट्टू की साइकिल मूवी देखी है आपने? ठीक है, तो वो फिल्म देखना। तो जैसे मान लो कोई मजदूर है, जैसे मकान का काम होता है ना, इनमें जो मजदूरी करते हैं। अब ऐसा व्यक्ति सुबह 9 बजे से मजदूरी पे जाता है, रात को 6 बजे घर आता है, 6:30 बजे, 6 साढ़े 6 बजे घर आएगा, पूरे दिन भर का थक जाएगा, खाना खाएगा, सो जाएगा। अब उससे कहो कि यार तुम भी आत्मसिद्धि करो, वो कहां से अपनी नैतिक प्रगति करेगा? वो कहां से अपनी आध्यात्मिक प्रगति करेगा? हालांकि वो कर सकता है, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी वो पूर्णता की प्राप्ति के लिए कैसे करेगा? क्योंकि उसका जीवन तो संघर्षों में ही जा रहा है ना। जीवन किसमें जा रहा है? संघर्षों में। अब बुनियादी जरूरतें तो पूरी नहीं हो रही है, बुनियादी जरूरतें तो पूरी हो ही नहीं पा रही हैं। ठीक है, और तीसरा क्या है? हितों का टकराव। वर्ग संघर्ष भी तो है ना, हितों का टकराव। ये चौथी इसकी क्या है? आलोचना है। ठीक है, ये वही है, मैंने नारीवादी बताया, मार्क्सवादी बताया, तो यही है, लोगों के आपस में जो है वो हित टकराते हैं, और हित टकराते से तो सही तरीके से समझ में नहीं आता कि आत्मसिद्धि कैसे करें। एक है राज्य की नैतिकता। राज्य की नैतिकता है कि जैसे भाई मार्क्स राज्य को अनुपयोगी, राज्य को क्या मानते हैं? शोषणकारी संस्था मानते हैं। गांधी जी है, वो भी राज्य को बुरा मानते हैं, आवश्यक बुराई मानते हैं। राज्य क्या करता है? अमीर लोगों के हितों की रक्षा करता है। भाई लोग कहते हैं ना कि भाई सरकार सूट वूट की सरकार है, अंबानी के भले की बात करती है, और क्या कहते हैं वो, और दूसरा कौन है? अडानी के हितों की बात करते हैं, गरीबों की बात ही नहीं करती। लेकिन गांधी जी क्या कहते हैं? गांधी जी भी क्या कहते हैं? गांधी जी कहते हैं कि राज्य जो है ना, व्यक्ति की आजादी पे बंधन है। लेकिन बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि राज्य क्या है? एक नैतिक संस्था है, जैसे हीगल मानता है। हीगल के हिसाब से क्या है? राज्य बहुत ही एक नैतिक संस्था है। राज्य जो है वो अपने खर्चे पे व्यक्ति को नैतिक बनाती है। ठीक है, तो अब मार्क्स और वो गांधी जी तो क्या करेंगे? राज्य को आवश्यक बुराई बता देंगे, और हीगल या आत्मपूर्णतावाद के समर्थन करने वाले क्या कहेंगे कि राज्य नैतिक होता है। तो दोनों में हितों का टकराव होता है। ठीक, तो ये इसकी कुछ आलोचना है आत्मपूर्णतावाद की। बहुत ज्यादा आलोचनाएं नहीं है, और बहुत ज्यादा भारी आलोचनाएं भी नहीं है। ठीक, अब हम आत्मपूर्णतावाद की समकालीन प्रासंगिकता देख लेते हैं। वर्तमान समाज में आत्मपूर्णतावाद कैसे प्रासंगिक है? समकालीन प्रासंगिकता देख लेते हैं। समकालीन प्रासंगिकता। तो भाई समकालीन प्रासंगिकता में एक तो क्या है? पॉजिटिव साइकोलॉजी। जो पॉजिटिव साइकोलॉजी के जो लोग हैं, पॉजिटिव साइकोलॉजी के जो लोग हैं, और इसमें मार्टिन सेलिगमैन का नाम प्रमुख तौर पे आता है। मैं लिख देता हूं, मार्टिन सेलिगमैन का नाम प्रमुख तौर पे आता है। वो कहते हैं कि भाई वो पॉजिटिव साइकोलॉजी में किसकी बात कही जाती है? फ्लोरिशिंग की बात कही जाती है, कि भाई व्यक्तित्व को फ्लोरिश करो, तुम अपने आप को निखारो और बेहतर बनाओ। इसके अलावा ये और किसकी बात करते हैं? कैरेक्टर स्ट्रेंथ की बात भी पॉजिटिव साइकोलॉजी में कही जाती है, कि अपने कैरेक्टर को मजबूत बनाओ, अपने चरित्र को और बेहतर बनाओ। और ये दोनों ही बातें किससे मैच करती है? आत्मपूर्णतावाद के सिद्धांत से मैच करती है।
यानी कि मनोविज्ञान भी आत्मपूर्णतावाद को समर्थन प्रदान करता है, आधार प्रदान करता है। ठीक है, इसके अलावा हमारे एसडीजी देख लो भाई, यूएनओ जो है हमारी, यूएनओ ने एसडीजी बनाए, और एसडीजी कितने बनाए? 17 बनाए। और जो हमारे 117 जो गोल बनाए हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो गोल बनाए हैं, उनमें केवल आर्थिक वृद्धि की बात कही गई है क्या? नहीं, उनमें स्वास्थ्य की भी बात कही गई है, उनमें शिक्षा की बात भी कही गई है, उनमें समानता की बात भी कही गई है, उनमें मानवीय विकास की भी बात कही गई है, उसमें पर्यावरण के विकास की भी बात कही गई है। यानी कि जो एसडीजी के गोल है हमारे, वो पूरी तरह किससे प्रभावित है? आत्मपूर्णतावाद के विचार से प्रभावित है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो संयुक्त राष्ट्र संघ ने बनाए हैं, वो हमारे आत्मपूर्णतावाद का जो विचार है उससे प्रभावित है, या उनका आधुनिक रूप है। क्यों? क्योंकि वो पूरी पृथ्वी के लिए किसकी बात कर रहे हैं? केवल आर्थिक वृद्धि की बात नहीं कर रहे हैं, वो सामाजिक वृद्धि की भी बात कर रहे हैं, वो शिक्षा को भी बेहतर बना रहे हैं, चिकित्सा को भी बेहतर बना रहे हैं, वो प्रकृति को भी बेहतरी की बात कर रहे हैं, वो पानी के संरक्षण की भी बात कर रहे हैं। ठीक, इसके अलावा जो आधुनिक जो शिक्षा है, जैसे हमारी एनईपी जो नई एजुकेशन पॉलिसी आई, न केवल भारत की बल्कि दुनिया के और भी कई सारे जो विकसित देश हैं या विकासशील जो देश हैं, उन देशों में भी शिक्षा को आज की डेट में क्या कहा जा रहा है कि भाई शिक्षा केवल कोई स्किल ट्रेनिंग नहीं है। आज की डेट में किसकी बात कही जा रही है? वैल्यू बेस्ड एजुकेशन की बात कही जा रही है, मूल्य आधारित शिक्षा की बात कही जा रही है। किसकी बात कही जा रही है? मूल्य आधारित शिक्षा की बात कही जा रही है। वो आज की डेट में केवल एक ही चीज सिखाना नहीं चाह रहे, बल्कि वो व्यक्तित्व के समग्र विकास की बात कर रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा जो बहुत अच्छी जो सरकारें हैं, बहुत अच्छे जो राज्य हैं, जहां शासन बहुत अच्छा चल रहा है जिन देशों में, उन देशों में भी केवल जीडीपी की वृद्धि की बात नहीं कही जाती है आज की डेट में। आज की डेट में केवल ये नहीं कह रहे कि भाई जो है वो कि भाई हमारा केवल जीडीपी बढ़े, नहीं, बल्कि मानव कल्याण की भी बात कही जा रही है। जीडीपी तो बड़े ही बड़े, मानव कल्याण भी हो। जैसे भूटान हैप्पीनेस इंडेक्स में सबसे ऊपर है, तो अब हैप्पीनेस इंडेक्स को इतनी ज्यादा वैल्यू मिलने लग गई है। अब भूटान इतना अमीर देश नहीं है, लेकिन हैप्पीनेस इंडेक्स में सबसे ऊपर है, प्रसन्नता में सबसे ऊपर है। तो भाई इसका मतलब खुशी का पैमाना जो है वो पैसा नहीं है। यदि पैसा होता तो अमेरिका सबसे खुश होता, चाइना सबसे ज्यादा खुश होता, लेकिन नहीं है। ठीक है, पाकिस्तान सबसे ज्यादा दुखी होना चाहिए था, सूडान सबसे दुखी होना चाहिए था, नाइजीरिया, सोमालिया, ये सबसे ज्यादा दुखी होने चाहिए थे, लेकिन नहीं है। तो बेसिकली समकालीन प्रासंगिकता में यदि आप देखोगे तो पॉजिटिव साइकोलॉजी की बात जो मार्टिन सेलिंगमैन जो कहते हैं कि भाई क्या करना चाहिए, व्यक्ति को अपने कैरेक्टर को फ्लोरिश करना चाहिए, अपने आप को बेहतर करना चाहिए, अपने कैरेक्टर को क्या है कि स्ट्रेंथ करना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र संघ के गोल की यदि हम बात करते हैं, जो 17 गोल है उनकी बात आप करो, वर्तमान एजुकेशन की बात यदि हम करें, मूल्य आधारित शिक्षा की यदि हम बात करें, आजकल जीडीपी को बढ़ाने पे ध्यान नहीं है, आजकल हैप्पीनेस इंडेक्स को भी इतना ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है, मानव कल्याण की बात कही जा रही है। तो ये सब किसका रूप है? ये सब रूप है आत्मपूर्णतावाद का, यानी कि परफेक्शनिज्म का ही रूप है। किसका रूप है? परफेक्शनिज्म का ही रूप है। तो ये आपका कौन सा सिद्धांत है, कौन सा विचार है? आत्मपूर्णतावाद। इतना ही काफी है किसके लिए? नैतिकता, क्योंकि हमें प्रमुख रूप से एथिक्स में देखना है ना, नैतिकता के क्षेत्र में देखना है। यहीं से प्रश्न आ सकते हैं। तो जैसे सुकरात का प्रश्न आया था ना कि भाई अपरीक्षित जीवन जीने योग्य नहीं होता, अनएग्जामिन्ड लाइफ इज नॉट वर्थ लिविंग, उस पर आपको लिखना होता, तो उसमें यदि आप ये भी लिख देते तो आंसर में लिख दो तो कितना मजा आ जाए, है कि नहीं? तो ऐसे ही और भी कोई यूडेमोनिया पे कोई प्रश्न आया और उसमें भी आप ये लिख दो तो कितना मजा आ जाए। यदि आप पेपर 3 में या पेपर 2 में एसडीजी पे कुछ लिख रहे हो, एजुकेशन पे कोई क्वेश्चन आ गया उसमें लिख रहे हो, जीडीपी पे कुछ लिख रहे हो, और जीडीपी पे लिखते लिखते इस विचार का भी आप क्या कर दो, जिक्र कर दो, तो आपका उत्तर कितना बेहतर हो जाएगा। और जहां 10 में से आपको 5 नंबर मिलने थे, हो सकता है 6 मिल जाए, हो सकता है 6.5 मिल जाए। 7 की तो मैं गारंटी नहीं लेता, 7 तो मतलब बहुत ही कम देते हैं, 7 तो देते ही नहीं, मुझे ऐसा लगता है कई बार। तो इस तरीके से आप बेहतर कर सकते हो। ठीक है, चलिए फिर अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, और नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे हम किसको? GWF हीगल। ठीक है, जॉर्ज विल्हेम फ्रेडरिक हीगल को हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, जो कि 18वीं सदी के, 18वीं 19वीं सदी के विचारक है। बेसिकली जन्म इनका 18वीं सदी में हुआ, 1770 में, और आपका निधन हुआ 1831 में, यानी कि 19वीं सदी में। उनकी पुस्तकें जो आई, जो जैसे प्रमुख जो पुस्तक आई इनकी, साइकोलॉजी ऑफ स्पिरिट, जो कि 1807 में आई, 1807 में। तो इनको 18वीं 19वीं सदी का विचारक कह सकते हैं। जब कांट
के विचार अपने चरम पे थे। फिर उसके बाद आया हीगल, फिर उसके बाद 1818 में जन्म हुआ मार्क्स का, ठीक है, जिसकी मृत्यु हुई 1883 में, 1883 में। 1882 में डार्विन गया था और 1883 में मार्क्स गया इस दुनिया से। दोनों ही अपने जमाने के ऐसे विचारक थे जो कि दुनिया को बदल के चले गए। लेकिन हीगल भी ऐसा विचारक था जिसके दर्शन ने पूरे यूरोपीय दर्शन को बदल के रख दिया। जर्मनी का तो ठीक है, जर्मनी को तो हम कहते हैं लैंड ऑफ फिलॉसफी। जर्मनी में तो महान दार्शनिक हुए ही हैं, ठीक है, चाहे आर्थर शोपेनहावर हो, कांट हो, हीगल हो, ठीक है। और इसके बाद में चाहे बर्नहार्डी को आप लेना चाहो तो वैसे दार्शनिक है नहीं बर्नहार्डी, नीत्शे फिर इसमें आते हैं, तो बहुत महान विचारक हुए। चलो ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे हीगल को। अभी तक के लिए इतना ही, चलिए फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, पढ़ते रहिए। मैं रेगुलर वीडियोज नहीं बना पा रहा हूँ, इसके लिए मेरी स्वास्थ्य जिम्मेदार है। तो चलिए फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, पढ़ते रहिए।